चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखिए एक बात मैं बता दूं आपको कि ये चैप्टर कहीं ना कहीं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, डेरिवेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये एग्जामिनर्स का सबसे पसंदीदा टॉपिक है जहां वो कैपेसिटेंस भी पाते हैं और पोटेंशियल भी पाते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो HOT क्वेश्चंस बनते हैं, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं आपके इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से। तो चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और इसके सारे डेरिवेशन को समझते हैं। तो सबसे पहला डेरिवेशन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का क्या होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस अक्सर पूछते हैं इससे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए ये जानते ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस को करने के लिए कैपेबल होंगे जो अभी आप नहीं कर पाते होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप E और V के बीच का रिलेशन जान गए तो आपको E पता होगा तो V निकाल लेंगे और आपको E सब हर तरह के चार्ज के लिए पता है, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर फिल्ड इनसाइड। नेक्स्ट हम लोग उसके अंदर मीडियम डाल देंगे और उसके लास्ट में आपको मिलेगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये पूरे के पूरे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर के। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट एट अ, मतलब ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, एट अ पॉइंट। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो पॉइंट चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेस्ट कर रहा होगा उसको हम लोग टेस्ट चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और अभी ये टेस्ट चार्ज देखिए, अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 कहां पर होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो 0 आपका इनफाइनाइट पे मिलेगा। तो कभी भी आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप ये निकाल लीजिए कि जब उसका पोटेंशियल 0 था, यानी कि जब वो इनफाइनाइट पे था, वहां से आपको किसी पॉइंट तक लाना है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लेके आना है। फिर हमको पता चलेगा कि जितना हमने वर्क डन किया है उस चार्ज को लाने के लिए वो उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा और पर यूनिट चार्ज पर जो हम लोग वर्क करेंगे वो हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए बेसिकली ये कुछ उतना ही डिफरेंस होता है जितना रेट में और प्राइस में डिफरेंस है। देखिए बात ये है ना कि जब रेट हम लोग निकालते हैं तो वो पर केजी बता रहा है कि कितना हो रहा है, इसी तरह से जो पोटेंशियल है वो पर यूनिट चार्ज बता रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है या उसके पास कितनी एनर्जी है। और टोटल चार्ज की जो एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों टॉपिक्स में बच्चे काफी कंफ्यूज जाते हैं, इनको मतलब समझ नहीं आता है कि ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी 2 अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, क्या ये दोनों एक ही या अलग अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल अलग है, एक रेट की जैसे है कि पर यूनिट चार्ज पे बता रहा है और एक पूरे चार्ज की एनर्जी है जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब देखिए लेट अस सपोज ये आपका चार्ज है, ये अभी जो टेस्ट चार्ज है वो अभी इनफाइनाइट पर है और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसका अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं इसी पॉइंट पर हम लोग क्या लेके आना है, इस पॉइंट P पर जो कि R डिस्टेंस पर है, वहां पर हम लोग को इस Q0 चार्ज को लेके आएंगे, टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे और जितना काम करना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन, ठीक है ना। तो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी W बाई Q0। ये डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि V बराबर आपको क्या मिलेगा, W बाई Q0। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को W फाइंड आउट करना है, यानी वर्क डन फाइंड आउट करना है। और वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे हम लोग करेंगे क्या, एक छोटा सा वर्क डन निकालेंगे dW और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स कितना लग रहा है। तो देखिए ये x एक्सिस पर ही है मान लेते हैं, या इसको हम लोग इसके डिस्टेंस को अगर x बोल रहे हैं तो इस पॉइंट पर x की जो वैल्यू है वो कितनी है, इनफाइनाइट,
इस पॉइंट पर x की वैल्यू इनफाइनाइट है, और इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू है वो आपकी r है, लेकिन ओवरऑल x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी फोर्स चेंज होगा, तो डिपेंड किस पे करेगा, x पे करेगा। तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट देखिए ध्यान से समझिएगा, फोर्स किधर लग रहा है, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, देखिए बाय डिफॉल्ट जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज ही होता है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम इस चार्ज की बात करेंगे तो इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, यानी रिपेल कर रहा होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन के अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस dx। ठीक है, जो फोर्स होगा उसके अपोजिट में हम लोग डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इसलिए यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस dx लिखेंगे। तो चलिए इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट आपका है वो कितना हो गया, माइनस dx। तो आपका dw बराबर क्या मिल गया, माइनस fe डॉट या fe dx। ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से, f की वैल्यू क्या होगी, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका K। अच्छा, हम लोग वर्क डन निकालने जा रहे हैं तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, K Q अपॉन Q1 मतलब Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। चूंकि डिस्टेंस जो है Q1 और Q0 के बीच में, उसको हम लोग किससे एक्सप्रेस कर रहे हैं, x से, जो कि एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी, लेकिन जब हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और डॉट आप क्या कर देंगे, dx कर देंगे। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि आपको करना यह है कि इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, तो इनफाइनाइट से पॉइंट r तक आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इनफाइनाइट से कहां तक आपको इंटीग्रेट करना है, पॉइंट r तक इंटीग्रेट करना है। तो इस तरह से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसमें माइनस k, q और Q0 को बाहर कर दीजिए। ठीक है, अंदर आपका क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेकर के r तक। तो ये आपका हो गया माइनस k q Q0, और x पे पावर -2 है। तो आपको पता होगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब किसी भी चीज का अगर आपको इंटीग्रेट करना है, एक सेकेंड, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो अगर x से पावर n है डॉट dx, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल्स टू x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी पावर में एक ऐड हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, मतलब नीचे आपका एक ऐड हो जाएगा। मतलब बेसिकली वो आपका ये फॉर्मूला होता है, आप सबको पता होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, x से पावर -2 प्लस 1, तो x से पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, उस ब्रैकेट में क्लोज करेंगे जहां पे अभी हमको लिमिट्स लगाना है, लिमिट की वैल्यू रखनी है। ठीक है ना, अगर हमको लिमिट की वैल्यू रखनी है तो ये आपको करना पड़ेगा। तो यहां से क्या मिल गया आपको, माइनस आपका, चूंकि यहां माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 अपॉन एक्स, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से r तक, और ये आपका माइनस जो है वो प्लस हो गया, ये -2 जो है, -2 प्लस 1, -1 और -1 यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, तो वो हो जाएगा आपका +1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप x की वैल्यू रख लीजिए, तो ये हो गया आपका k q Q0 1 अपॉन, चूंकि x की वैल्यू एक बार r रखेंगे, माइनस x की वैल्यू एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, k q Q0 अपॉन r, ये आपका हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। लेकिन आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, यानी कि टोटल वर्क डन जो भी आपका आया है उससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, Q0 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया k q Q0 अपॉन r को हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, Q0 से डिवाइड करना पड़ेगा, कैंसिल आउट कर दिया तो v बराबर हम लोग को मिलेगा k q बाई r। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस तरह से हम किसी पॉइंट पर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आपको एक बार देख लेना है, स्क्रीनशॉट लेना, आप ले लीजिए। आई होप कि कर लिया। फिर चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये तो हो गया था। चलिए अब हम लोग निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अगर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कैसे निकालेंगे। लेट अस सपोज कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक हम लोग का मैंने बोला है पहले ही कि एक टेस्ट चार्ज है और एक क्या आपका हो गया, सोर्स चार्ज हो गया। वन इज टेस्ट चार्ज, एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज।
ठीक है, सोर्स चार्ज, और एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज। अब ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये टर्म यूज नहीं कर रहे हैं तो आप मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको ऐसा करिए, एक को Q1 बोल दीजिए और एक को Q2 बोल दीजिए। लेट अस सपोज 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि उसका एनर्जी बताइए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा कि मान लेते हैं कि ये एक टेस्ट चार्ज है, सॉरी सोर्स चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया और हमको निकालना एनर्जी इसका है, ठीक है। तो जिसका एनर्जी निकालना है आपको क्या करना है ना, कि पहले ये निकालना है कि उसके अगेंस्ट में जो है, ठीक है, जो भी चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो रहा है। यानी किसी भी चार्ज अगर आपको पोटेंशियल वो एनर्जी निकालना है तो वो जिस पॉइंट पर खड़ा है उस पॉइंट पर आपको ये पता करना है कि उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है। जैसे ही आप ये पता कर लेंगे, आपको करना क्या है कि उसी पॉइंट के पोटेंशियल से उसका मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अब Q1 की वजह से इस पॉइंट P का, जो कि ये इस पॉइंट का जो कि R डिस्टेंस पर अगर है, उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V K Q अपॉन R। यही फॉर्मूला होता है। अब K की वैल्यू आप, मुझे लगता है कि आप लोग K की वैल्यू काफी बढ़िया से समझ चुके हैं, इसीलिए मैं K के टर्म में लिखता हूं, क्योंकि झूठ में बेवजह आपको बहुत बड़ा फॉर्मूला बना करके डराने का मेरा कोई मकसद नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को समझ में आए और काफी अच्छे से बोर्ड में करके आए। आप बोर्ड में K लिखेंगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, K Q अपॉन R। अब K Q अपॉन R तो Q किसकी वजह से है, Q1 की वजह से, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, Q1। अब आपको जब भी एनर्जी निकालनी है, तो जिस भी पॉइंट चार्ज की आपको एनर्जी निकालनी है, उस पॉइंट चार्ज पे आपको ये पता करना है कि उस पॉइंट चार्ज को वहां लाने में कितना काम किया गया होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पर यूनिट चार्ज को अगर V काम किया गया है तो Q2 को लाने में कितना काम किया गया होगा, Q2 इंटू V, और V की वैल्यू क्या है आपकी, दैट इज K Q अपॉन R। तो ये हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन R। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बिल्कुल, ये इतना ही छोटा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। तो एनर्जी आपको किसी भी सिस्टम का बताना है तो आप ये समझ जाइए कि उस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क डन करना पड़ा होगा वही उसकी क्या हो जाती है, एनर्जी हो जाती है। तो पहली बार चार्ज लेके आए थे तो कोई और तो था नहीं, तो किसी और का इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं, तो किसी और का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था नहीं। तो जब आप दूसरी बार चार्ज लेके आए सिस्टम को बनाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ा है, वर्क करना पड़ा है। इसलिए हम लोग बस दूसरी बार वाले का वर्क डन जोड़े हैं। अगर हम लोग और भी चार्जेस लाएं, जैसे मान लीजिए Q3 लेकर के आए या Q4 लेकर के आए, तो उस केस में हम लोग वो क्या निकालेंगे, Q3 को लाने में कितना काम करना पड़ा, फिर Q4 को लाने में कितना काम करना पड़ा, और जो टोटल वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अब एक बात और, इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेसी कर सकता है कि वो बोल दे कि ऑलरेडी ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अगर मान लो ऐसा बोल दिया कि ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे। लेटर सपोज इसने बोल ही दिया कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर जो हो सकता है पोटेंशियल आपका V1 हो और यहां पर पोटेंशियल क्या हो, V2 हो। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी बढ़ गई है। देखिए ऐसा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, और यही रीजन है कि मैंने इस टॉपिक को भी इसमें इंक्लूड किया है। तो अब देखिए करना क्या है, कोई कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है आपको बस इतना करना है कि इसकी वैल्यू को आपको पहले समझ जाना है कि पहले Q1 चार्ज लेके आए थे तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, Q1 इंटू V। मैंने बोला है किसी चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को लाने में किसी पॉइंट तक V1 काम करना पड़ा, तभी वहां पे उसका पोटेंशियल V1 है, और Q1 चार्ज को लेके आए तो Q1 इंटू V हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया Q1 को लाने में, दैट इज Q1 इंटू V1। ठीक है, प्लस अब देखिएगा Q2 को लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो Q2 को लाने में 2 वजह से काम करना पड़ेगा। एक तो इस वजह से क्योंकि ये चार्ज है पहले से है, और एक इस वजह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी 2 चीजों के अगेंस्ट में उसको काम करना पड़ेगा। तो आपका एक हो गया आपका Q2 इंटू V2, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये तब होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी जब आपका क्या होगा कि यहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी तो क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल होगा। ठीक है ना। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल
इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये भी थोड़ा सा ट्रिकी तो है, देखिए डेरिवेशंस थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो आपको करना ये है कि अगर आपको डेरिवेशन डिफिकल्ट लगता है, आपको सारे डेरिवेशन जो मैं समझा रहा हूँ उन सबको एक जगह लिखना है और अपने से प्रैक्टिस करना है। देखिए डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट होता नहीं है, छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिनको अगर आप जान रहे हैं तो काफ़ी आसानी से आप किसी भी डेरिवेशन को कर सकते हैं। और वो ट्रिक आपको या तो याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए अभी तो आपके लिए ट्रिक ही है, जब आप इसको बहुत समय से पढ़ रहे होते हैं, आज अच्छे से समझ रहे होते, तो मुझे कहीं से नहीं मैं कह सकता था कि ये ट्रिकी होता है। इट इज जस्ट ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, बट राइट नाउ बिकॉज यू बेटर नो कि अब तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस समय आप छोटे छोटे ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको रिजल्ट उतना ही मिलेगा जितना साल भर पढ़ करके मिलता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये डेरिवेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेरिवेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में कुछ एक्सप्रेशन वगैरह करना हो तो वो भी आप यहीं से करेंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो लेट अस सपोज कोई डाइपोल है, देखिए ये डाइपोल ही है जिसको मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये आपका डाइपोल है जिसमें ये आपका माइनस क्यू, लेट अस सपोज ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, ठीक है। ये भी आपका वही डाइपोल को इसने रोटेट कर दिया है इस तरह से, ये रोटेट कर दिया इस तरह से, तो ये रोटेट करने के बाद आपका एंगल थीटा बना रहा है, पहले एंगल 90 डिग्री बना रहा था। और मैं ऐसा 90 डिग्री से क्यों लेके आ रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि जब भी आपको किसी सिस्टम की एनर्जी निकालनी होगी तो आप पहले ये पता कर लीजिए कि उस सिस्टम को उस स्ट्रक्चर में, उस ओरिएंटेशन में, वो सिस्टम बनाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा। तो एक बात जरा समझिएगा, अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू, लेट अस सपोज ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है और ये इनफाइनाइट पर है और ये चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसको लेके आएगा तो चूंकि इस पॉइंट पर जो जितना वर्क डन करेगा पॉजिटिव में, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो जितना पॉजिटिव वर्क करेगा उतना ही नेगेटिव वर्क भी करेगा। तो इस पे जो नेट वर्क डन होगा, अगर आप इस तरह से लेके आते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में जो नेट वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव वर्क होगा एग्जैक्टली उतना ही आपका क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। यानी किसी डाइपोल को पहले आप क्या करिए, इनफाइनाइट से परपेंडिकुलरली इसको इस पॉइंट तक लेके आइए, तो आपको पता है कि ऐसा करने में आपका कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है, क्योंकि नेट वर्क डन आपका यहाँ पे 0 है, क्योंकि जितना पॉजिटिव वर्क डन है उतना नेगेटिव वर्क डन है। तो यहां तक तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। अब बस आपको अगर इसकी एनर्जी निकालनी है, इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है, तो सिर्फ आपको इतना ही करना है कि इस डाइपोल को रोटेट कराने में जितना भी वर्क डन करना पड़ा होगा वही इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा और उसके हिसाब से हम लोग टॉर्क, मतलब बेसिकली क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है आपका टॉर्क इंटू थीटा। अगर ये छोटा सा वर्क डन अगर आप लोग निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होगा, ये आप लोगों ने रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो आपको पता है कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि अगर कोई रोटेशन होता है तो फोर्स की जगह पे क्या हो जाता है, टॉर्क, और आपका डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या हो जाता है, थीटा। चलिए अब हम लोग करते हैं, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, ठीक है ना। और आपने पहले ही निकाल रखा है जो टाउ की वैल्यू होती है वो PE साइन थीटा होता है, जो कि हम लोगों ने पहले डेरिवेट कर चुका है। तो W बराबर आपको क्या मिलेगा, PE साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब आपको ये क्लियर करना है कि जो थीटा की वैल्यू है वो कहां से कहां तक है। तो ध्यान से देखिए, पहले थीटा की वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री, और बाद में थीटा की वैल्यू हो गई है थीटा। तो यानी आपको कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 90 डिग्री से थीटा तक लेके आना है। और इतना लाने में आपको जितना भी वर्क डन करना पड़ा होगा वही इस डाइपोल का, जब वो इस एंगल थीटा बना रहा होगा तो उतना उसकी एनर्जी होगी। चलिए ठीक है, तो P डाइपोल तो कांस्टेंट ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही है, तो इन दोनों को बाहर भगाइए, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा डॉट डी थीटा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है 90 से आपका थीटा तक, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस PE कॉस थीटा हो गया। और कहां से कहां तक इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग, 90 से थीटा तक, ठीक है ना। तो अब 90 से थीटा तक रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस PE। आसान है, बहुत आसान है, मैं बार बार बोलता हूं, कोई डेरिवेशन डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिंपल ट्रिक पता है, आपको पता है कि पहले इसको परपेंडिकुलर लाना है और फिर इसको रोटेट कराने में जितना भी वर्क डन होगा वही उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां क्या हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू पे आप पहले तो लिख लीजिए थीटा और माइनस कॉस 90, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस PE कॉस थीटा, और माइनस PE का मतलब क्या,
cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये तो खत्म ही हो गया। तो ये आपका हो गया माइनस PE cos थीटा, और दिस इज द आपका वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जितना आपको मैंने बोला है कि किसी सिस्टम को बनाने में या किसी सिस्टम को एग्जैक्टली वैसा रखने में जितना भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वही उसकी क्या हो जाती है, एनर्जी हो जाती है। तो इसकी वर्क डन क्या हो जाएगा, PE cos थीटा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी की भी क्या हो जाएगा, PE माइनस PE cos थीटा। ध्यान रखिएगा निगेटिव क्यों हो रहा है, निगेटिव इसलिए हो रहा है कि ये रोटेट खुद ब खुद होगा। इनफैक्ट रोटेट कराने में वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, रोटेट वो खुद से होगा, और जब वो खुद से होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसी वजह से यहाँ पे जो आपको पोटेंशियल दिख रहा है वो निगेटिव दिख रहा है। इसको भी एक बार देख लीजिए, हो गया ये। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो बहुत इजी से इजी है, इसमें आपको गारंटी दे सकता हूं कि इससे आसान आपको किसी किताब में भी नहीं दिखाई देगा। बहुत आसानी से आप इसको करने वाले हैं। लेट अस सपोज ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये आपका एक कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E है, ठीक है। और अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया, ये दोनों सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो सिंपल सी बात है, इस पूरे सरफेस में जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो लेट अस सपोज, अब आपको पता होगा कि जो पोटेंशियल होता है वो जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे पोटेंशियल की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल V है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V माइनस dV, क्योंकि थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। और ये आपका प्लस एक्स डायरेक्शन है, दिस इज द प्लस एक्स डायरेक्शन। तो अगर आप मान लीजिए किसी Q0 चार्ज को लेके जा रहे हैं इस सरफेस से इस सरफेस पे, पहले वाले सरफेस से दूसरे सरफेस पे, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस ही बात है ये x है तो ये आपका dx हो जाएगा। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो dx बोल दे रहा हूं, ठीक है। आप डेल्टा x भी बोल सकते हैं, dx भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप वर्क डन दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके निकाल सकते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू E। किसी चार्ज पर, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो Q इंटू E लगता है, और डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया, dx, ठीक है। ये आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, dx, और ये किसके बराबर होगा, फाइनल आपको पता होगा कि जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा आपका, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका आएगा, बाद में कितना हुआ है, V माइनस dV, और पहले कितना था, V था। आपका ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, चार्ज से, Q से। जिस चार्ज को आप यहां से यहां ले गए तो Q0 अगर ले गए तो Q0 ही लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां क्या हो गया आपका, Q0 E dx बराबर आपका मिलेगा, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस dV इंटू Q0। यहां Q0 से Q0 भी कैंसिल हो गया। बहुत आसानी से आपने E के बीच में रिलेशन निकाल लिया। E बराबर आप लिख सकते हैं माइनस dV बाई dx। सोचिए बहुत आसान है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब हम लोग पहचान ही नहीं पाते अभी तक, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, पर मतलब ऐसा क्या होगा कि लेंथ वाइज क्या पोटेंशियल चेंज हो रहा है, वही आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहता है। और दिस इज हाउ वी कैन रिलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी E और V के बीच में रिलेशन हम लोग इतनी आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं, ये दो लाइन बस, दैट सिंपल। इससे इजी क्या हो सकता है। और मैं आपको इजी से इजी वैसे भी डेरिवेशंस दे रहा हूं ताकि किसी को ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। आप हो सकता है कुछ लोग कहें कि सर ये कम क्यों हो रहा है, हो सकता है तो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है, आप इससे इधर दूर जाएंगे, ठीक है, तो आप खुद बताइए कि किस पॉइंट पर A और B में से किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, या किस पॉइंट पे इनफाइनाइट से आने पे काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, A पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और B पे कम होगा। वही तो मैंने किया, यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां थोड़ा कम होगा, दैट सिंपल, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए और इससे इसको कर लेंगे। आपको ये याद रखना है, ये बहुत काम आने वाला है, आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा आपको काम आएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ। अब आते हैं हम लोग कैपेसिटेंस वाले सेक्शन में। कैपेसिटेंस में बहुत कम संभावना है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत आते हैं कैपेसिटर से, इसलिए यहाँ पे भी मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ। देखिए जो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट में से है वो डाइपोल का हो गया। डाइपोल देखते ही आप तुरंत डेरिवेशन पे टूट पड़िए। उसके बाद आपको थोड़ा डेरिवेशन आपको दिखाई देगा
तो वो आपको दिखाई देता है। मतलब जो डेरिवेशन ज्यादातर पूछे जाते हैं, पूछने को तो वो कहीं से भी पूछ सकता है, ये जरूरी थोड़े कि आपको वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से पूछेगा। लेकिन इन डेरिवेशंस को करने का एक बहुत बढ़िया बेनिफिट होने वाला है कि आप आने वाले क्वेश्चंस को काफी आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे करना है। क्योंकि देखिए डेरिवेशन जान होती है फिजिक्स की, जिसको डेरिवेशन आता है उसको फिजिक्स आता है, जिसको डेरिवेशन नहीं आता है उसको फिजिक्स भी नहीं आता है। तो इसका मतलब ये, अगर आपको फिजिक्स समझना है तो आपको बिना डेरिवेशन के आप समझ ही नहीं सकते। तो चलिए हम लोग अगला चलते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। आपको निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो लेट अस सपोज आपने ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं और आपको इसके बीच का कैपेसिटेंस निकालना है। तो बहुत आसान है। लेट अस सपोज इसका एरिया A है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है, और इस पे क्या है, चार्ज। अगर इस पे प्लस चार्ज होगा तो दिस इज सो ऑब्वियस कि इस वाले पे क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। अपोजिट चार्ज होगा, ये प्लस सिग्मा तो ये माइनस सिग्मा। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आपको पता है कि इस देखो पॉजिटिव, जब भी आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पे +1 कूलम्ब चार्ज रख दीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि इस साइड में भी क्या होगा, यही होगा, यानी प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, और निगेटिव वाले प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। एक उसको धक्का दे रहा है और दूसरा उसको खींच रहा है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो आपको ये भी पता है गॉस लॉ से कि जो E की वैल्यू होती है, ठीक है ना, E प्लस सिग्मा की वजह से वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही E माइनस सिग्मा की वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको E नेट कितना मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अभी आपने पढ़ा है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, ठीक है, तो काफी आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, बस आपको वर्क डन निकालना है, वही तो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस एन यूनिट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। चलिए ठीक है, हम लोग को V बराबर क्या होता है, V बराबर लिख लेना है E इंटू डी, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू, आपको क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। और सिग्मा क्या होता है, व्हाट इज सिग्मा, तो सिग्मा बराबर आपको पहले ही बता रखा हूं, बहुत आसान है। इस पे पूरा चार्ज मान लीजिए Q है और इसका पूरा एरिया A है, तो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन A, दैट इज सिग्मा। सिग्मा क्या है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, क्या हो गया आपका Q अपॉन Q इंटू डी और A इंटू एप्सिलॉन नॉट, हो गया। ये आपका हो गया V की वैल्यू। अब कैपेसिटेंस आप लोगों को पता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, कैपेसिटेंस बराबर Q अपॉन V, ठीक है। C बराबर आपको होता है Q अपॉन V, ठीक है। तो यही इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। किसी भी जगह अगर चार्ज है तो पर चार्ज का पोटेंशियल जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत आसानी से C बराबर क्या हो जाएगा, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, अपॉन आप क्या लिख देंगे, ये देखिए Q की वैल्यू Q है, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने उल्टा कर दिया, Q अपॉन V की वैल्यू रखेंगे ना आप, Q D A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। C बराबर आपको क्या मिल गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आपको तब मिल रहा है जब इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है। यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर है। जब मीडियम एयर होगा तो आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बहुत आसान, क्या है यार, कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखो। पहले मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, ऐड कर दो। तो जहां पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों को ऐड करोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, अरे आधा आधा एक, बात खत्म। और सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, Q अपॉन A, बस यहाँ पे Q अपॉन A लिख दिया। और पोटेंशियल बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज सिंपल ना यार, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू, किसी एक कूलम्ब चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, E। एक कूलम्ब चार्ज से फोर्स कितना, अरे यार फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही तो E बोलते हो। तो E बराबर हो गया और डिस्प्लेसमेंट आपका D हो गया। तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप V बराबर क्या, E की वैल्यू आपने निकाल रखी इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर सिग्मा की वैल्यू आपने पुट कर दिया, क्या दिक्कत है। फिर C बराबर होता है Q अपॉन V, V की वैल्यू पुट कर दीजिए, Q से Q कैंसिल हो गया आपका C यार, निकल गया, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे सीधे चलते हैं, इसमें एक बार कर लेते हैं फिर देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर फील्ड इनसाइड। अच्छा ये एयर फील्ड वाला है, चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लीजिए बात वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी आपको क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से, जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा दोनों डायरेक्शन सेम मिलेगा, ठीक है। एक पे प्लस सिग्मा है
और एक पे क्या है आपका माइनस सिग्मा, एरिया आपका ए है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डी है। ठीक है, थोड़ा फास्ट हूं, सॉरी। एरिया इसका ए है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, एक पे प्लस चार्ज होता है एक पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन नॉट, एक की वजह से हो जाएगा प्लस सिग्मा की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस यानी पहले वाले प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, दूसरे वाले प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो गया, और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। अरे भैया वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक कूलाम चार्ज के लिए वर्क डन V होता है, एक कूलाम चार्ज पे फोर्स जो लगता है वो E होता है, और D क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। भाई देखो थोड़ा सा मैं फास्ट हुआ हूं, लेकिन इसका रीजन है क्योंकि ये सारी चीजें बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपको लग रहा होगा तो थोड़ा स्लो कर लेना, लेकिन स्लो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो V बराबर क्या हो गया, E इंटू डी। अब फिर से वही करना है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो K टाइम्स कम होगा, क्योंकि आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ए वैक्यूम में और जो मीडियम में होता है, तो जो मीडियम में होता है जिसको हम लोग E डैश बोल सकते हैं, वो एयर से K टाइम्स कम होता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता है, ये तो नहीं है कि नहीं पता है। अब देखो यहां पे जब मीडियम की बात हो जाती है, इसको मीडियम अगर हम लोग बोल रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसी को हम लोग बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये बेसिकली E डैश जो आपको दिख रहा है मीडियम का, वो इस पूरे में आपको ये सारा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है। तो ये आप इसकी इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, और अपॉन आपको क्या मिल गया, K। तो ये रिलेशन होता है, याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। किसी डायलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है ना। और अगर K टाइम्स कम हो जाता है तो देखिए ध्यान से, यहां पे क्या होगा, जो नया पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, E डैश डी, और E डैश की वैल्यू हम लोग को क्या मिलने वाला है, E अपॉन K, जिसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे, इंटू डी, और E की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। बस रख दीजिए, आपको क्या हो जाएगा, आपका E डैश बराबर आपको हो गया E अपॉन K। चलिए, तो हम लोग रखते हैं E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D अपॉन K। सिग्मा बराबर आपको पता है, अभी अभी किया है, चार्ज अपॉन एरिया, तो यहां पे क्या रख दिया, चार्ज अपॉन एरिया, एप्सिलॉन नॉट K और इंटू D। ये आपका हो गया V की वैल्यू, ठीक है। बहुत आसानी से आप कर लोगे यार, मतलब हमको पता है कि इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि C बराबर आपको पता है Q अपॉन V होता है। अब Q की वैल्यू Q है, V की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, दैट इज Q D अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। अरे उसी का उल्टा कर दिया, थोड़ा सेटल करते हैं। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और ये हो गया आपका नया वाला कैपेसिटेंस। तो ध्यान से देखिएगा, जो नया वाला कैपेसिटेंस आपका आया है वो पिछली बार से कुछ खास अलग नहीं है। इस पूरे वैल्यू को तो हम लोगों ने निकाला था लास्ट वाले में, देखिए ध्यान से, इसी को तो आपने किया था, जो कैपेसिटेंस एयर फील्ड था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो इसी को तो आपको करना है इसमें आप ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, इसमें जरा ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है, कि इसमें A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ रहा है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं K और C। इसका मतलब ये पूछा है इफेक्ट ऑफ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट। अब आपको करना ये है, आप साफ देख सकते हैं जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ जा रहा है। K टाइम्स क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, किसमें, जब उसमें आप मीडियम रख रहे हैं, ठीक है ना। तो कर लीजिए इसको, एक बार समझ लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, दोबारा अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार पीछे करके कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट हो गया, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक। बहुत इजी था आप लोगों का ये सेकंड वाला भी, अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी था। अब जहां पे देखते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट अस सपोज कई सारे कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, कई सारे कैपेसिटर्स हैं, एक को हम लोग बोल दिए C1, C2 और C3, ठीक है। आपने अगर इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, लेट अस सपोज आपने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया है,
और तीनों कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो भी आपको यहाँ अगर V है तो यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग V1 बोलेंगे, यहाँ से यहाँ जो होगा उसको हम लोग V2 बोल दे रहे हैं, और यहाँ से यहाँ जो होगा वो V3 बोल दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तीन अलग अलग पॉइंट हैं, तो आपको सोचना ही नहीं है। अगर तीन अलग अलग पॉइंट है और इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है तो ये सर्टेन है कि इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा, और पोटेंशियल अलग अलग होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। तो एक को V1 बोल रहे हैं, एक को V2 बोल रहे हैं, एक को V3 बोल रहे हैं, लेकिन जो टोटल पोटेंशियल होगा वो तो टोटल पोटेंशियल के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, आपको 100% सर्टेन है कि V बराबर आपको क्या मिलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको जो मिल रहा है V की वैल्यू वो V1 प्लस V2 प्लस V3 मिल रहा है। बहुत आसानी से मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है। तो C बराबर आपको पता है क्या होता है, Q अपॉन V। तो यहां पे C1 बराबर हो जाएगा, देखो एक चीज समझना, मान लेते हैं इस वाले पे चार्ज प्लस Q आया, तो इस पे इंड्यूस भी तो माइनस Q होगा ना। इक्वल ही चार्ज तो इंड्यूस होता है, इंड्यूस हो रहा है ना यहाँ पे, यहाँ प्लस Q रखा तो यहाँ माइनस Q आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस Q चार्ज इधर चला गया तो प्लस Q यहाँ आ जाएगा, और प्लस Q यहाँ आया तो यहाँ माइनस Q, यहाँ माइनस Q तो यहाँ प्लस Q, और यहाँ प्लस Q तो यहाँ माइनस Q। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंड्यूस होता है चार्ज वो इक्वल अमाउंट में होता है। इसका मतलब अगर ये प्लस Q है तो ये सर्टेन है कि दूसरे वाले एंड पे चार्ज गया नहीं है, इंड्यूस हुआ है। और कितना इंड्यूस होगा, माइनस Q। अगर इस एंड में माइनस Q इधर गया तो प्लस Q इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आप पे जो चार्ज होगा वो सब पे क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, V की जगह पे V बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई C। तो यहां से हम लोग पहले लिख दिया Q बाई C इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू क्या पुट कर दिया, V1 बराबर हो जाएगा, Q तो सबका सेम है लेकिन C जो है वो अलग अलग है, तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। इस तरह से आपने क्या कर दिया, Q को कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और इसको किससे डिवाइड कर दिया, Q बाई C से, कैंसिल आउट। तो 1 अपॉन C बराबर क्या मिला, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। कितना आसान है भाई, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, क्लास 10 के लेवल का है। लेकिन हाँ बस याद रखिएगा, रेजिस्टेंस में सीरीज में ऐसा नहीं होता है, सीरीज में रेसिप्रोकल ऐड नहीं करते, वहां सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं, रेसिप्रोकल पैरेलल में करते हैं, और कैपेसिटर्स में उसका उल्टा करते हैं। बस इतना ध्यान रखोगे तो काफी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इसी टॉपिक में। अब आते हैं हम लोग किस पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट अस सपोज कि कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, ये भी C2 है और ये C3 है। एक बात आपको क्लियर है कि दो ये अलग अलग पॉइंट है, और अगर दो अलग अलग पॉइंट है लेकिन पॉइंट तो इन दोनों, चाहे देखिए आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है ना, मतलब कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। तो इन दोनों पॉइंट पे, चाहे इसके लिए, चाहे इसके लिए, इसके लिए, इन तीनों के लिए जो पोटेंशियल होगा वो तो सेम होगा। और अगर पोटेंशियल सेम होगा तो आप देखिए कितना आसानी से निकाल सकते हैं। ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट B है। मान लीजिए यहां से चार्ज Q गया था, तो इसमें जाएगा Q1, इसमें गया Q2 और इसमें जाएगा Q3। अब सब में चार्ज बराबर तो जाएगा नहीं, लेकिन जो टोटल चार्ज आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए जो टोटल चार्ज होगा Q की वैल्यू, दिस विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जो टोटल चार्ज होगा वो सम होगा तीनों चार्ज का। अब कैसे निकालेंगे Q की वैल्यू, तो आप लोगों को पता है C बराबर होता है Q अपॉन V, तो Q बराबर हो जाएगा C इंटू V। तो यहां पे क्या मिल गया, C इंटू V। ठीक है, इन तीनों की जगह पे अगर पोटेंशियल होगा तो वो भी तो वही होगा पोटेंशियल उसका। अब देखिए ध्यान से, Q1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो Q1 बराबर C1 इंटू V, तो सबका सेम है, तो ये आपका हो गया C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V, क्योंकि V सबका क्या है, सेम है। अब V को आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ पे CV, V से V क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो C बराबर आपको क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। और इसी तरह से आप लोग कभी भी कोई पैरेलल में कैपेसिटर्स होंगे तो आप डायरेक्ट उसका कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं।
इस तरह से आपने पूरे सेकेंड चैप्टर के लगभग सारे डेरिवेशंस को, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे आपको कहां मिल रहे हैं, इस सेकंड चैप्टर के डेरिवेशन में कंप्लीट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, इसके पहले इस चैप्टर को आप, मैं मानता हूं कि आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं ये सीरीज चल रहा है, इसको कंटिन्यू रखूंगा, आपको पूरे के पूरे फिजिक्स के डेरिवेशंस आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको कर लीजिए एक बार। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर आपको डाइपोल फाइंड आउट करना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए ठीक है, सॉरी, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो लेट अस सपोज ये एक माइनस क्यू है, ये चार्ज है, और ये प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच में अगर डिस्टेंस हम लोग आर बोल दे रहे हैं, और कोई पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पी पर हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और इसके साथ साथ इस पॉइंट पी का जो माइनस क्यू से डिस्टेंस है वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा अधिक होगा कंपैरेटिवली। अगर आप इस एंगल को देख रहे होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा। साथ में प्लस क्यू से कोई और डिस्टेंस होगा। अब हम लोग निकालेंगे क्या, कैसे हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए थोड़ा सा ज्योमेट्री आपको जानना चाहिए। ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस क्यू, और इसको बोलेंगे प्लस क्यू। ध्यान रखिएगा, डाइपोल को हमने पहले भी बता रखा है कि जो माइनस क्यू चार्ज है वो हमेशा आप लेफ्ट में रखेंगे और प्लस क्यू हमेशा राइट में रखेंगे। एंड द रीजन इज कि जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, और हमेशा हम डाइपोल को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखेंगे। और यही रीजन है कि आप माइनस क्यू हमेशा लेफ्ट में रखेंगे और राइट में क्या रखेंगे, प्लस क्यू। अब मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो R है, तो R कहां से है, ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम बात करते हैं कि हम डाइपोल से डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम उसके सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ना कि किसी दूसरे एंड से। तो अब यहां पे क्या हो गया कि मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस R है, यहां से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो R है। अब देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस आपको, अगर ये A है तो ये भी A है। जैसे आपको पता होगा डाइपोल्स को हम लोग डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है, उसके सेंटर से यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पर होगा, तो ये A होगा तो ये भी A होगा। मान लीजिए कि वो कोई एंगल बना रहा है थीटा, लेट अस सपोज, भाई ऑब्वियस सी बात है वो पॉइंट P जो होगा वो कोई ना कोई तो एंगल बना रहा होगा, और वो एंगल मान लीजिए आपका क्या हो गया, थीटा हो गया। तो अब इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, ये A है और ये थीटा है, और आपको ये 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा कि ये एक राइट एंगल है, और यहां पे भी हमने क्या ड्रॉ कर दिया, राइट एंगल। इसको हम लोगों ने दो ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया राइट एंगल, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर ये A है तो ये आपका हाइपोटेन्यूस है, तो ये A cos थीटा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा A sin थीटा। लेकिन ये वैल्यू क्या हो गई, A cos थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हाइपोटेन्यूस है तो हाइपोटेन्यूस से जो टच होता है वो cos कंपोनेंट होता है। इस तरह से ये क्या हो गया, A cos थीटा। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, दूसरा हम लोग निकालने जा रहे हैं इसकी वैल्यू। तो भाई अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, और अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है तो ये A का क्या हो जाएगा, A cos थीटा। तो यहां पे भी जो आपको एंगल मिल रहा है वो आपको मिल रहा है A cos थीटा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये हम लोग को पता है कि लगभग जितना डिस्टेंस ये आपको दिखाई दे रहा है उतना ही डिस्टेंस ये भी है, यानी कि इस डिस्टेंस को हम यहां से यहां का डिस्टेंस हम लोग कितना बोल सकते हैं, या इसके बराबर। देखिए ये डिस्टेंस लगभग इसके बराबर है, क्योंकि ये एंगल काफी छोटा है, क्योंकि R की वैल्यू काफी बड़ी होती है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये आपको एंगल मिलेगा वो बहुत छोटा मिलेगा। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस इसके बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से टोटल डिस्टेंस R था जिसमें से आपको A cos थीटा कम कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका R माइनस A cos थीटा, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो दूरी होगा या डिस्टेंस होगा, ये हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये डिस्टेंस आपका R है, और आपको पता है कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, A cos थीटा। तो इस तरह से ये डिस्टेंस भी आपका क्या हो गया, R प्लस A cos थीटा। अब आपके लिए बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें आपको डायरेक्शन की सोचना भी नहीं है कि डायरेक्शन क्या है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और उसी तरह से अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं टोटल V की वैल्यू क्या होती है। तो पहले तो हम लोग V प्लस क्यू निकाल लेते हैं। प्लस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, दैट इज K
प्लस क्यू की वजह से कितना होगा, क्यू की वैल्यू तो क्यू है, प्लस क्यू है, और अपॉन आर की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही आपको v माइनस क्यू मिल जाएगा, और माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी, k माइनस क्यू अपॉन, अब देखिए माइनस क्यू वाला जो चार्ज है वो r प्लस ए कॉस थीटा दूर है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं r प्लस ए कॉस थीटा, और ये होगा आपका निगेटिव में। तो इस तरह से जो आपको नेट पोटेंशियल मिलेगा वो आपको मिलेगा v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू। तो हम लोग को पोटेंशियल को जोड़ना है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो निगेटिव पोटेंशियल है, ऑब्वियसली बात है वो निगेटिव चार्ज जो होगा वो निगेटिव पोटेंशियल तो क्रिएट करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि इन दोनों को आपको जोड़ देना है, तो ये आपको मिला के क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा और माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसको आपको सीधे सीधे k और q कॉमन ले लीजिए और अंदर करेंगे तो एलसीएम लेंगे अगर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, r प्लस ए कॉस थीटा, इसका ये वैल्यू यहां पे आ जाएगा क्योंकि यहां 1 था। ठीक है, इसको यहां कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस r माइनस ए कॉस थीटा, और होल अपॉन आपको मिलेगा ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको ऐसा कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा ये डिफिकल्ट है, पर रियलिटी में जिसको ये पता है वो काफी आसानी से कर लेगा। भाई सिंपल सी बात है, जो ज्यादा मतलब बनाएगा वो ज्यादा दूरी पे कौन है, माइनस क्यू वाला, तो उस वाले में प्लस हो जाएगा, और जो कम दूरी पे हो माइनस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप काफी आसानी से क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब यहां पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो गया r प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, और अपॉन आपको क्या मिलने वाला है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, यहां पे इसको हम लोग थोड़ा सा इधर ही सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को मिला क्या, के ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा 2a कॉस थीटा, और उसमें आप q का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2qa कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात आपको पता ही है कि r जो होगा वो मच ग्रेटर होगा a से। मैं बार बार बोलता हूं, जो डिस्टेंस आप लेंगे, जो पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस है, क्योंकि डाइपोल का डेफिनेशन ही होता है कि मतलब आप बोल सकते हैं कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन इट इज कॉल्ड डाइपोल। तो जो डिस्टेंस होता है वो ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, तो इस वजह से आप हमेशा ए को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे जैसे जिंदगी में आप अपने प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, ऐसे जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई को इग्नोर किए हुए हैं पिछले 6 महीने से 1 साल से, वैसे ही आप इस ए को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहां पर जब जैसे आप ए को इग्नोर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको वैल्यू, ये v की वैल्यू है, तो v बराबर हम लोग को क्या मिल रहा है, 2qa की जगह पे आप लिख सकते हैं p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, चूंकि ये वैल्यू तो आपने इग्नोर कर दिया, a ऑलरेडी छोटा है तो उसका स्क्वायर तो उससे भी छोटा होगा, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। यहां आपको मिलेगा सिर्फ आर स्क्वायर, v बराबर आपको क्या मिला, p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहां पे आपने अभी एक टर्म नहीं लिखा है, दैट इज k। तो जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, दैट इज v इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको अगर पता है तो आप कम से कम 2 से 3 नंबर, 2 नंबर का तो डेरिवेशन बहुत आसानी से सीख गए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है, नोट कर लीजिए।